हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th के जो सोशलोजी यानी कि समाज शास्त्र है उसका हम सैम्पल पेपर करेंगे। और ये आप सभी देख सकते हैं सीबीएसई के थ्रू ही जो सैम्पल पेपर कहा जा सकता है, फिर प्रैक्टिस पेपर है ये आपका। ये प्रैक्टिस पेपर नंबर 1 है। अगर आप कहेंगे और आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो इसका प्रैक्टिस पेपर 2 भी अपलोड कर दिया जाएगा। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। और आप प्री बोर्ड देकर आए होंगे तो आपको पता होगा कि जो बोर्ड एग्ज़ाम या फिर आपने टर्म 1 का एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको पता होगा कि जो बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं उसमें क्या होता है, आपका सैम्पल पेपर जो मैंने करवाया था लास्ट टाइम सैम्पल पेपर, उसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, एज इट इज़ क्वेश्चन आ जाते हैं। और आप सभी अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आप कल आकर मुझे यही कहोगे, मतलब जब भी आपका एग्ज़ाम है उसके बाद आप मुझसे यही कहने वाले हो कि मैम जो करवाया था उसी में से मोस्टली क्वेश्चन आए थे। ठीक है, देखो 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा, 40 नंबर का है आपका एग्ज़ाम। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पढ़ने की हमें ज़रूरत है नहीं, आपको पता होगा इसके बारे में, क्योंकि आप क्या है अभी बोर्ड एग्ज़ाम देकर आ चुके हैं, प्री बोर्ड। ठीक है, अब देखिए सेक्शन ए जो है उसमें आपका पूछा गया है, जो सेक्शन ए है आपका, उसमें आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे इस तरीके से दिए हुए हैं कि पहले पैराग्राफ दे दिया, फिर एक क्वेश्चन पुट आउट कर दिया इन्होंने। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 का जो पैराग्राफ है इसे रीड कर देती हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में ब्रिटिश शासन ने भारत को बदलने में जो दिया था भूमि स्वामित्व और अंग्रेजी में शिक्षा की सुविधा, कुछ तथ्य यह साबित करते हैं कि जो विकल्प दिए गए थे वह मध्यम वर्ग का गठन करने के लिए समुचित नहीं थे। अब ये जो हमें यहाँ पर पैराग्राफ दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर अपना देना है। यहाँ पर कहा गया है इस स्रोत के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का हमें क्या करना है, आंसर देना है। क्वेश्चन हमारा ये है। ठीक है, पूछा गया ब्रिटिश शासन के समय किस वर्ग को ज़्यादा फ़ायदा मिला। तो ये चीज़ पढ़ने ये हमने जो पैराग्राफ पढ़ा उसके बाद हमें ये समझ में आया कि मोस्टली अगर देखा जाए तो ब्रिटिश काल में या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू हमें बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, जिसमें से भूमि स्वामित्व भी रहा है और अंग्रेजी शिक्षा भी रही है। ठीक है, तो हमारा जो आपको पता है कि जो ब्रिटिश शासन है उसके समय किस वर्ग पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, तो कौन सा वर्ग था जिस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, तो वो वर्ग था आपका किसान वर्ग। तो आप देखते हैं कि उस टाइम पे किसान वर्ग हुआ करते थे, उनसे नील की खेती करवाई जाती थी मजबूरन, तो किसान हमेशा से रहे हैं। और मैं आपको बता दूं जब हम जो है स्वतंत्र हुए थे तो 85% तक जो किसान थे वो जो यानी कि जो कृषि किया करते थे वो 85% तक के लोग किया करते थे पूरी जनसंख्या में से। तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर फिर से पैराग्राफ दे दिया है आपको। इस पैराग्राफ को फटाफट रीड कर देते हैं। हम 12 साल की उम्र से मेखला चादर पहनते रहे थे, ठीक, लेकिन मेरी बेटी किंगकिनी जो गुवाहाटी विश्वविद्यालय से बिजनेस मैनेजमेंट की विद्यार्थी है पैंट और बैगी कमीज पहनती है और कलोको, ये भी किसी का नाम है, अपने चेहरे पर उलझे हुए बाल रखना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि आजकल जैसे मम्मी वगैरह कहती हैं कि हमारे टाइम पे तो ये चीज़ें पहनते थे, हमारे टाइम पे तो ऐसे काम करते थे, तो वो चीज़ें और वो जो फैशन है आजकल हम नहीं अपनाते हैं, हम बहुत ज़्यादा मॉडर्न, हम अपने आप को मॉडर्न कहते हैं। तो वो जो चीज़ें हैं आपको पता है वो कौन सी है, हमारी पश्चिमी सभ्यता जो है हमने अपनाने स्टार्ट कर दी है। तो आपने जो अपना टर्म 2 का सिलेबस कवर किया होगा तो आपको पता होगा कि ये क्या है। ठीक है, तो जब मैं मीरा के भजन सुना करती थी, अब इसकी मम्मी कह रही है कि जब मैं मीरा के भजन सुना करती थी उस उम्र में जो ये इसकी दोनों बेटियां हैं वो क्या करती है, वो हिप हॉप जो गीत हैं यानी कि जो सॉन्ग्स है हिप हॉप वाले वो गाने सुनती है। तो यहाँ पर ये कौन सी जो सभ्यता है, कौन सी संस्कृति है जिसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, कौन सा सांस्कृतिक परिवर्तन हुआ है यहाँ पर। तो क्वेश्चन पूछा गया इस स्रोत के आधार पर आप किस प्रकार के सांस्कृतिक परिवर्तन के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पाश्चात्य जो प्रभाव हमारे ऊपर ज़्यादा हो रहा है, उस संस्कृति हमारी संस्कृति में जो बदलाव हो रहा है, पाश्चात्य जो यानी कि वेस्टर्न जो हमारी संस्कृति वेस्टर्न कल्चर का जो प्रभाव पड़ रहा है वो जो चीज़ है उसके बारे में हम यहाँ पर समझ रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका सेक्शन बी आ गया है। अब इसमें जो है आपको फिर से थोड़ा सा पैराग्राफ दिया है और फिर आपको नीचे 2 क्वेश्चन दिए हैं। यहाँ पर पैराग्राफ रीड कर देती हूँ। अधिकतम ग्रामीण जनसंख्या के लिए कृषि जीविका का एकमात्र महत्वपूर्ण स्रोत या साधन है, लेकिन ग्रामीण सिर्फ कृषि नहीं है, बहुत से ऐसे क्रियाकलाप हैं जो कृषि और ग्रामीण जीवन की मदद के लिए है। आपको ध्यान से पैराग्राफ पढ़ना है, बहुत ईजी है, आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। यहाँ पर बताया गया है कि
जो अधिकतम ग्रामीण जनसंख्या यानी कि जो गांव में रहने वाले जो अधिकतम लोग हैं, बहुत मैक्सिमम जो लोग वो क्या करते हैं, वो उनकी जीविका का एकमात्र साधन क्या है, कृषि है। यानी कि वो कृषि पर निर्भर है, खेती पर निर्भर है, ठीक है। पर यहाँ पर वो बाद में ये बता रही हैं कि इसके अलावा, कृषि के अलावा भी ऐसा नहीं कि केवल कृषि ही करते हैं। आपने देखा होगा गांव में केवल कृषि ना करके बहुत सारे और भी जो बुनकर हो गए, ठीक है, इस तरीके से कोई कोई सिलाई करता है, कोई अलग दुकानें वगैरह भी खोलता है अपने, ठीक है, डॉक्टर वगैरह भी होते हैं वहाँ पर। तो इस तरीके के कार्य भी वहाँ पर किए जाते हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ बताई गई है, ग्रामीण जीवन की मदद के लिए और भी अलग अलग जो कार्य वो किए जाते हैं, ठीक है। और ग्रामीण भारत में लोगों की जीविका के स्रोत भी वही होते हैं काफ़ी सारे, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा क्या है, ग्रामीण आजीविका का मुख्य साधन क्या है। तो मुख्य साधन की बात की गई है, यानी कि मुख्य जीविका का स्रोत उनका क्या है, कृषि है, तो कृषि हो जाएगा इसका। सेकंड पूछा गया क्वेश्चन हमसे, गाँव में लोग कृषि के अलावा और कौन कौन से काम करते हैं। अब आप खुद सोचिए कि गाँव में और लोग क्या क्या काम करते हैं। कभी ना कभी आपने गाँव में विजिट तो किया होगा या फिर मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, तो आपको पता होगा गाँव में और क्या क्या काम करते हैं, ठीक है। अब देखो आगे अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, हड़ताल से कामगारों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के साथ हमें बताना। तो हड़ताल करने से कामगारों को कौन सी समस्याएं आती हैं, ये यहाँ पर बताना है हमें, ठीक है। चलिए फटाफट देखते हैं इसका आंसर, और इसके साथ साथ अगला क्वेश्चन भी रीड कर लेते हैं। 2 क्वेश्चनों के हम आंसर साथ में देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बेनामी बदल क्यों जाती है। बेनामी का मतलब क्या होता है, आपको पता है। बेनामी का मतलब है कि मानो, अब सोच के देखो, आपके आसपास ही जो घटनाएं होती है उससे बाहर यहाँ पर आपका जो ये समाज शास्त्र है वो नहीं है। आपने देखा होगा बहुत बार क्या हुआ था, नोटबंदी का एग्जांपल लेकर चलती हूँ। नोटबंदी में क्या हुआ था कि हमारे जो नोट है वो बैन कर दिए गए थे, मतलब बंद कर दिए गए थे और नए नोट शुरू कर दिए गए थे। तो यहाँ पर चालबाजी लोगों ने क्या लगाई कि जो पुराने नोट हैं वो उन्होंने अपने जो घर हैं उनके अलग अलग जो मेंबर्स हैं उनके बैंक में जमा करवा दिए, जिससे ये शो नहीं हुआ कि एक मानो कि 6 मेंबर किसी की फैमिली में, उन्होंने 6 मेंबर्स में जो पैसे हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए इनके बैंक में, ठीक है, अलग अलग डलवा दिए। तो इससे ये नहीं हुआ कि जो ओनर है उस पैसे का, यानी कि उन पैसे का जो मालिक है, वो इतना ज़्यादा पैसे अगर उसके बैंक में होते तो उस पर शक किया जाता कि ये इतने ज़्यादा पैसे कहाँ से लेकर आया। तो ये चीज़ें भी की जा रही थी। तो इसी तरीके से अगर मैं लेकर चलूँ कि जो ज़मीन वगैरह है उसमें अगर कई बार क्या होता है, जो सरकार ने कानून बना रखा है कि इतनी ज़मीन, कुछ ज़मीन डिसाइड की गई है कि इतनी ज़मीन से ज़्यादा जो है किसी व्यक्ति के पास ज़मीन नहीं होनी चाहिए, होगी तो टैक्स देगा, इस तरीके से बनाया हुआ है, ठीक है। और ये जो कानून है बनाया गया, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अब जो है ज़मीन हम इतने ज़्यादा नहीं खरीद सकते हैं, आपको पता होगा। तो ये जो है इसको भी क्या करते हैं लोग बहुत सारे, जैसे पति पत्नी है वो क्या करेंगे, पति की जो खरीद लेता है ज़मीन और उसका प्रभुत्व भी उसी का रहता है, ठीक है। तो वो क्या करता है उस ज़मीन को, मतलब कि उसने 3-4 ज़मीनें खरीद ली या फिर जितनी खरीद सकता था उससे ज़्यादा खरीदना चाह रहा है वह, ठीक है। तो वो क्या करेगा, अपनी पत्नी के नाम कर देगा, अपने बच्चों के नाम कर देगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि एक व्यक्ति के पास जो ज़मीन है वो ज़्यादा शो नहीं होती है, तो उसी को बेनामी कहा जाता है। तो ऐसा लोग क्यों करते हैं, इसके पीछे भी हम रीज़न अभी देखेंगे। वैसे मैंने थोड़ा सा आपको जो है यहाँ पर हिंट दे दी है। चलिए देखते हैं। अब हमारा क्वेश्चन ये था कि हड़ताल होती है तो उस टाइम पर जो कारीगर होते हैं उन्हें कौन सी प्रॉब्लम होती है, कौन सी समस्या होती है, ठीक है। 5th वाला क्वेश्चन ये था। तो सबसे पहली बात है, हड़ताल होगी तो यानी कि काम नहीं करेंगे कारीगर, काम नहीं करेंगे तो वेतन कैसे मिलेगा। तो वेतन नहीं मिलता है उन्हें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, वेतन नहीं मिलता। अब वेतन नहीं मिलेगा तो वो अपना घर परिवार कैसे चलाएंगे, अपनी आजीविका कैसे पूर्ण करेंगे, अपने बच्चों को कैसे पालेंगे, उन्हें शिक्षित कैसे करेंगे, अपने स्वास्थ्य का ख्याल कैसे रखेंगे। तो वेतन ही हर चीज़ की जड़ होती है। तो अगर हड़ताल होती है तो इसकी वजह से जो है कारीगरों को जो है वेतन नहीं मिलता है, सैलरी नहीं मिलती है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, 2 पॉइंट लिखने, कोई भी लिख सकते हो उसमें से। दूसरा यहाँ पर देखा जीवन यापन की समस्या, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, जीवन यापन की यही समस्या है। अगर सैलरी नहीं मिलेगी तो सैलरी ना मिलने के कारण उनकी जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न हो जाएंगी। अब वो अपना जीवन कैसे बिताएंगे अगर सैलरी नहीं मिली। एक दिन की भी अगर सैलरी रोक दी जाती है तो उस दिन वो रोटी नहीं खा पाते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। इसमें आप बता सकते हो जो मैंने चीज़ें अभी फर्स्ट पॉइंट में आपको एक्सप्लेन की थी, ठीक है। खाने पीने की कमी, अब खाने पीने की कमी होगी अगर सैलरी नहीं मिलेगी, तो ये दोनों जो पॉइंट है ये सैलरी से रिलेटेड हैं आपके, इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो। फिर देखो बच्चों की शिक्षा बंद हो जाना, अगर हड़ताल होगी तो वेतन नहीं मिलता है, और वेतन नहीं मिलता तो कारीगर क्या करता है, जो काम होता है उसे छोड़ देता है। उसे लगता है काम क्यों करे, अगर जब उसे सैलरी नहीं मिल रही है तो काम छोड़ देता है। अब काम छोड़ दिया तो अपने बच्चों को कैसे पालेगा, अपने बच्चों को शिक्षित कैसे करेगा, वो बेरोज़गार हो जाता है, ठीक है।
आप जो है अपने आसपास की सिचुएशन को देखकर भी देख सकते हैं, बहुत सारे कारीगर हमारे आसपास भी रहते हैं, ठीक है। अब देखिए अन्य रोज़गार की तलाश में फिर वो क्या करता है, अब जब रोज़गार ही उसने छोड़ दिया, अब वो क्या करेगा, जैसे आपने लॉकडाउन में देखा कि बहुत लोगों का रोज़गार छूट गया या फिर उन्हें छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि फैक्ट्रीज वगैरह बंद हो गई थी, तो वो एक अलग सिचुएशन थी। पर फिर भी क्या हुआ, लोग जो हैं अपना शहर छोड़ के कहाँ पर जाना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने गांव की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये जो चीज़ थी, ये जो है किसकी तलाश में, रोज़गार की तलाश में गांव में जाना स्टार्ट कर देते हैं कि कम से कम हम जो खेती है, खेती करके अपने बच्चों का पेट पाल सकते हैं। तो ये जो चीज़ है यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है, मजबूरन उन्हें वहाँ पर जाना पड़ता है। तो ये समस्याएँ जो है उनके सामने आ जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना था वो था बेनामी क्या है, ठीक है। बेनामी के बारे में मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है, अब उसके जो पॉइंट्स है वो देख लीजिए। क्यों करते हैं बेनामी, हदबंदी अधिनियम के प्रावधानों से बचने के लिए, यानी कि हदबंदी अधिनियम के जो प्रावधान है कि इतनी ही भूमि होनी चाहिए किसी भी इंसान के पास, इस तरीके से, तो उन प्रावधानों से बचने के लिए वो क्या करते हैं, किसी दूसरों के नाम पर क्या करते थे, जो ज़मीन होती है किसी दूसरे के नाम पर करवा देते हैं, अपने सगे संबंधी, अपने रिश्तेदार, ठीक है, इस तरीके से, ठीक, कानून के डर से वो ऐसा करते हैं। अब देखो अगला पॉइंट है, बड़े किसानों के पास अधिक ज़मीन होती है। आपको पता है जो बड़े बड़े किसान होते हैं उनके पास बहुत अधिक ज़मीन होती है, और सरकार ने ज़मीन रखने की जो सीमा है वो तय की हुई है, इसलिए वो क्या करते हैं, किसी और के नाम पर क्या कर देते हैं, ज़मीन कर देते हैं, ठीक है। अब देखो अगला पॉइंट यहाँ पर दे रखा है, बचने के लिए यह लोग अपनी भूमि का विभाजन रिश्तेदार या फिर अन्य लोगों के बीच में करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक। अगला, परंतु वास्तव में अधिकार किसके पास रहता है, उनके भूस्वामी, यानी कि जो ये बड़े बड़े किसान हैं इनके पास क्या रहता है, उसका जो है अधिकार रहता है उस ज़मीन पर, ठीक है। इस तरीके से वो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कर लेते हैं, उनके साथ डील कर लेते हैं इस तरीके से, और उनका नाम करवा देते हैं। तो ये हमने देख लिए 2 क्वेश्चन। फटाफट हम जो है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, अंग्रेजी भाषा का हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो इससे पहले हम इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लाइक कर सकते हो, वैसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सभी कर देंगे, ठीक है। चलिए फटाफट इस क्वेश्चन का हम आंसर देख लेते हैं। अब देखो अंग्रेजी जो भाषा यानी कि इंग्लिश जो आ गई है, हम कहते हैं कई बार कि अंग्रेज़ तो चले गए पर अंग्रेज़ी छोड़ गए अपनी, ठीक है, इस तरीके से हम बोल देते हैं। तो जो ये इंग्लिश लैंग्वेज जो है हमारे भारत देश ने अपनाई है, तो उसके परिणाम क्या हुए हैं, ठीक है, क्या रिजल्ट निकल के आया है। तो पश्चिमी जो शिक्षक हैं उनको अपनाना स्टार्ट कर दिया है हमने, यानी कि जो इंग्लिश जानते होंगे उन्हीं को अपनाना स्टार्ट कर दिया। आजकल तो कंपल्सरी कर दिया हर जगह पे, कोई भी जॉब लेनी है, स्पेशल टीचर की जॉब लेनी है तो इंग्लिश आनी ही आनी चाहिए, इस तरीके से कर देते हैं बहुत सारी जॉब में, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, यानी कि हम अपनी मातृभाषा यानी कि हम अपनी जो राजभाषा है उसे छोड़कर हिंदी को पीछे करते हुए हम इंग्लिश को इतना महत्व दे रहे हैं कि जिसको इंग्लिश नहीं आती उसे कुछ भी नहीं आता, इस तरीके से हम सोचते हैं, हम देखते भी। और जिसको थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलनी आती है हम ये सोचते हैं कि उसे सब कुछ आता है, चाहे उसके पास ज्ञान ना हो, ठीक है। तो अब देखो अगला, देखो सरकारी रोज़गार को अपनाना। अब जो सरकारी रोज़गार है उसमें भी जो इंग्लिश है उसे महत्व देना स्टार्ट कर दिया गया है। यहाँ तक कि आप सभी देखते होंगे कि आपके ये तो प्रैक्टिस पेपर है, पर आपका जो सैम्पल पेपर वगैरह आता है वो इंग्लिश में ही आता है। तो ये चीज़ें आप देख रहे हैं कि इंग्लिश को इतना महत्व दिया जा रहा है। नोटिफिकेशन किसी चीज़ का आता है वो भी इंग्लिश में आता है, कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई भी वैकेंसी का लेटर वगैरह आता है वो भी इंग्लिश में ही आता है। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है, वो इसी चीज़ को दर्शाने के लिए पश्चिमी सभ्यता हम अपनाते जा रहे हैं अपनी, ठीक है। अब देखो ब्रिटिश जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसका अनुसरण होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। जैसे मैंने कहा अंग्रेज़ तो आगे पर अंग्रेज़ी छोड़ गए, ठीक है। तो जब से ब्रिटिश आए हैं, जब से उन्होंने हमारे ऊपर राज किया है, उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि हमें इंग्लिश नहीं आती थी, अंग्रेज़ी नहीं आती थी, तो इसलिए उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और उन्होंने हमारे भारत के जो रहने वाले लोग हैं उनसे अंगूठे वगैरह लगवा दिए, ऐसे लेटर वगैरह जारी करके, और उन्हें कुछ और बताया जाता था, लेटर में कुछ और लिखा जाता था, ठीक है। तो ये चीज़ दोबारा रिपीट ना हो सके, क्योंकि आजकल इंग्लिश लैंग्वेज जो है पूरे वर्ल्ड में जो है एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ दोबारा सिचुएशन दोबारा से ऐसी ना हो सके, इसलिए हमें इंग्लिश जो है पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ब्रिटिश सभ्यता और संस्कृति का अनुसरण हुआ है। अब देखो अंग्रेजी भाषा में जो साहित्यिक रचनाएँ हैं वो की जानी शुरू हो गई है। तो ये भी एक रिजल्ट निकल के आया कि हमारे भारत के लोग भी क्या कर रहे हैं, अब साहित्यिक रचनाएँ यानी कि वो जो नॉवेल्स वगैरह हैं, आप देखते हैं नॉवेल्स वगैरह पढ़ते भी होंगे आप में से बहुत सारे, तो नॉवेल्स हो गई, न्यूज़पेपर वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें जो है, कहानी वगैरह हो गई, स्टोरीज़ वगैरह, ये सब जो है अब इंग्लिश में छापने स्टार्ट करने शुरू कर दिया, ठीक है। और ज़्यादातर लोग जो है इंग्लिश में पढ़ना उन्हें पसंद करते हैं।
ठीक है। अब देखो निम्न जाति के जो लोग थे, जो जिनका स्तर अच्छा नहीं था, ठीक है, तो वो क्या करने लग गए, अब वो इंग्लिश में अच्छा करके अपना स्कोर और अच्छे से पढ़ाई वगैरह करके अब वो क्या कर रहे हैं, अंग्रेज शिक्षा प्राप्त करके अब वो अपनी स्थिति में सुधार करना शुरू करें। ये पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर आया, ठीक है। और इसके साथ साथ जो हमने अपने जो भी पाश्चात्य जो शिक्षक हैं उनको अपनाना भी शुरू किया है। तो ये जो चीज़ें हैं देख लिया हमने क्या प्रभाव पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा पूछा गया कृषि पर आधारित 2 त्योहारों के नाम बताने हैं। आप कोई भी 2-3 त्योहारों के नाम बता सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर और में दे रखा है, उसे भी पढ़ लेते हैं। रेतवाड़ी प्रथा में जो किसान हैं उनकी भूमिका की जो प्रकार है उसके बारे में बताना है। तो फटाफट इन दोनों क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। क्वेश्चन पेपर में आपको एक ही अटैम्प्ट करना है जब आपको और दिया हुआ है, पर क्या पता कौन सा क्वेश्चन आ जाए, इसलिए हम सारे क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जो त्योहार फेस्टिवल पूछे गए थे किसको लेकर, कृषि को लेकर। देखो यहाँ पर तमिलनाडु में जो पोंगल है वो भी इसी का एक एग्जाम्पल है। असम में बिहू होता है, पंजाब में बैसाखी होती है, कर्नाटक में उगाड़ी होती है। तो इनमें से कोई भी आप 2-3 जो है, या फिर मैं कहूँ ये चारों को चारों याद कर लो, अगर आते हैं तो आप लिख सकते हो, ठीक है, सिंपल सा। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, अथवा में जो दिया गया था वही बता रही हूँ कि रेतवाड़ी प्रथा के कारण अब जो किसान हैं वो किस प्रकार से उनकी जो भूमिका है वो हो रही है। तो रेतवाड़ी जो प्रथा होती है उसमें क्या है, जो जमींदार होते हैं उन्हें हटा दिया गया है। अब जो भी टैक्स वगैरह देना है, जो भी चीज़ें करनी है, अब सीधे किसान क्या करते हैं, सरकार को देते हैं, ठीक है। तो किसान द्वारा सीधा जो सरकार को जमा किया जाता है, जो टैक्स वगैरह, जो कर वगैरह होता है, तो सीधा संबंध अब सरकार के साथ स्थापित हो गया है। तो इसकी वजह से जो किसान हैं जिन्हें जो है अधिक कर से लूटा जाता था जमींदारों के द्वारा, वो जो प्रथा है वो समाप्त कर दी गई है, ठीक है, रेतवाड़ी प्रथा के द्वारा। अब देखो जमींदारों का जो बिचौलिए के रूप में जो भूमिका थी वो समाप्त हो गई, जैसे मैंने आपको कहा। किसान जो है वो सक्रिय भागीदार हो गए। अब मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आप ये पॉइंट लिख के आएंगे तो आप केवल इतना नहीं लिखेंगे जितना यहाँ पर दे रखा है। ये पॉइंट है आपका एक केवल, इसको आपको एक्सप्लेन करना है ऐसे करके, फिर 3-4 लाइनों में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, कामगारों से अधिक काम कराने के लिए किन तरीकों को अपनाया जाता है। अब कामगार जो है उनसे ज़्यादा काम निकलवाना है तो उसके लिए जो मालिक होते हैं वो क्या क्या तरीके अपनाते हैं वो हमें बताना है। इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, जिससे 2 क्वेश्चन के आंसर हम फटाफट देख लें। अगला जो सेक्शन सी है वो आपका 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर दिया गया सांस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी, तो किसने दी उसका नाम हमें बताना है। फिर पूछा है सांस्कृतिकरण का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो चलिए फटाफट इन दोनों क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। तो देखो ये जो क्वेश्चन हमारा 9 था उसका आंसर देख लेते हैं। कामगारों से काम निकालने के लिए कोई 2 तरीके बताने थे। तो कार्य के घंटों को बढ़ा दिया जाए, यानी कि आपने देखा है जो ओवर टाइम वर्क है वो करवाया जाता है उनको, और सैलरी भी नहीं दी जाती है, ठीक है। तो यानी कि जो फिक्स घंटे तय किए गए सरकार के द्वारा किसी भी कारीगर से काम करवाने के, किसी मजदूर से काम करवाने के, उसे फॉलो ना करते हुए, उस रूल को फॉलो ना करते हुए, कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं, कुछ ऐसे जो फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं वो क्या करती है, वो जो काम है उनके घंटे बढ़ा देती हैं और सैलरी भी नहीं देती हैं, इस तरीके से। अब देखो अगला एक तरीका और, निर्धारित समय में अधिक वस्तुओं का उत्पादन, या फिर ये किया जा सकता है उन्हें कोई लोभ दिया जाए, कुछ लालच दिया जाए कि तुम जो हो, तुम इस टाइम लिमिट में अगर प्रोडक्शन उत्पादन जो है ज़्यादा करोगे, यानी कि वस्तुएं ज़्यादा बनाओगे, तो तुम्हें जो है ये चीज़ दी जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से भी किया जा सकता है, या फिर उन पर प्रेशर डाला जा सकता है कि तुम इस टाइम लिमिट में तुम्हें जो है जो 2 गुना काम करना पड़ेगा, ठीक है, तभी तुम्हें जॉब पे रखा जाएगा। इस तरीके से भी कर देते हैं बहुत सारे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है हमारा, किसने किया था सांस्कृतिकरण, किसने बताया था, तो M.N. श्रीनिवास ने बताया था। अब जो है इसका क्या परिणाम निकल के आया है, तो निम्न जाति द्वारा अपनी जो स्थिति है वो सुधारी गई है सांस्कृतिकरण के द्वारा, जैसे मैंने बताया। पाश्चात्य जो शैली है उसे अपना कर, जो इंग्लिश वगैरह है उसे सीख कर, अब जो निम्न जाति है वो अपनी जो सिचुएशन उसे ठीक कर रहे हैं, ठीक। इसके साथ साथ जो बहुआयामी जो प्रभाव है वो पड़े हैं, कैसे, भाषा, साहित्य, विचारधारा, संगीत, नृत्य, नाटक और अनुष्ठान जो है, इन पर जो है प्रभाव पड़ा है किसका, सांस्कृतिकरण का। आपने देखा भाषा जो है हम अंग्रेजी को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, साहित्य में भी हम जो है अंग्रेजी पर ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, हमारी जो विचारधारा है वो बदल गई है,
हम मानते हैं कि जो जैसे कि अभी हमारा जो सेकंड क्वेश्चन आया था कि उसकी मम्मी जो है वैसे कपड़े पहनती थी और उसकी बेटियां जो है जींस टॉप वगैरह पहन रही हैं, तो इन पे हम ज़्यादा जो ध्यान है वो दे रहे हैं अपना, ठीक है। तो ये जो है विचारधारा चेंज हो रही है, साथ साथ हमारा जो हम जो है सॉन्ग्स वगैरह भी उस टाइप के सुनना पसंद करते हैं, तो ये एक विचारधारा पर आपका प्रभाव है। तो अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो तो आपको अच्छे से पता होगा। और अगर आपको नहीं पता है, मैं आप बता दूं, आप सभी को हमारे चैनल फिजिकल एजुकेशन भी करवाई जाती है, होम साइंस भी करवाई जाती है, हिस्ट्री हो गई, पॉलिटिकल साइंस हो गई, ठीक है, इंग्लिश हो गई, सारी चीज़ें करवाई जाती हैं। तो अगर आपके पास इनमें से कोई भी सब्जेक्ट है और आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर जीवन पद्धति में परिवर्तन का प्रयास। अब जीवन पद्धति भी बदल रही है, हमारी विचारधारा, हमारे संगीत वगैरह हर चीज़ पर प्रभाव पड़ रहा है। तो अब हमारी जीवन पद्धति, जीवन जीने का जो हमारा तरीका था उसमें तो बदलाव होगा ना, तो वो चीज़ें बदल रही हैं, ठीक है। तो ये इनमें से आप कोई भी 2-3 पॉइंट लिख सकते हो अपने। 4 नंबर का क्वेश्चन तो 4 पॉइंट लिखने पड़ेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, अगला यहाँ पर देखो, भारत में, फिर से यहाँ पर हमें जो है थोड़ा सा कथन दे दिया, फिर उसको लेकर क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पर दे रखा है भारत में 90% से अधिक कार्य, चाहे वह कृषि, उद्योग अथवा नौकरी हो, असंगठित या फिर अनौपचारिक क्षेत्र में आते हैं। अब सबसे पहली बात, असंगठित या फिर अनौपचारिक क्षेत्र कौन से होते हैं? औपचारिक क्षेत्र या फिर संगठित क्षेत्र वो होते हैं जिनमें क्या है, सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं जो, और सरकार क्या करती है, उनमें जो सरकारी जो कानून वगैरह होते हैं वो लागू होते हैं। जैसे कि टाइम का घंटा जो निर्धारित किया गया, काम करने के घंटे जो निर्धारित किए गए हैं, वही चीज़ें फॉलो होती है वहाँ पर, ठीक है। इसके साथ साथ बहुत से सुविधाएँ दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, पेंशन वगैरह हो गई इस तरीके से, और घूमने फिरने के जो ट्रिप के पैसे हो गए, वो बहुत सारी चीज़ें दी जाती है, ठीक है। और एक्स्ट्रा काम करवाया जाता है तो एक्स्ट्रा सैलरी भी दी जाती है। तो वो हमारे संगठित क्षेत्र होते हैं। अब ये असंगठित क्षेत्र और या फिर अनौपचारिक क्षेत्र कौन से होते हैं? जो सरकार के द्वारा चलाए नहीं जाते हैं, यानी कि अब यहाँ पर मनमानी की जाएगी। इसका मतलब क्या है, जो कानून हैं उन्हें यहाँ पर लागू नहीं किया जाएगा। काम के घंटे वगैरह जो हैं वो जो हैं जो फिक्स किए गए हैं सरकार के द्वारा, वो यहाँ पर जो है नहीं चलेंगे। तो यानी सरकार का कानून नहीं चलता है यहाँ पर। कंप्लेन करेंगे तो फिर भी चल जाते हैं, पर ऐसे नहीं चलेंगे। तो ये हमारे असंगठित क्षेत्र या फिर अनौपचारिक क्षेत्र होते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग आंसर देना है, संगठित क्षेत्र का इतना छोटा होने का सामाजिक कारण क्या है? संगठित क्षेत्र इतने छोटे क्यों हैं? ताकि यहाँ पर हमें रीज़न दे रहा है, अगर संगठित क्षेत्र जो है अगर उसका विस्तार हो जाएगा, वो जगह जगह जो है सरकारी जो कामगार वगैरह है, यानी कि सरकारी जो स्थान ऐसे खुल जाएंगे जहाँ पर हम जो है नौकरी कर सकते हैं, तो लोग जो है सरकारी वहाँ पर नौकरी पा सकते हैं। पर ऐसा क्यों है कि वो एक लिमिट में है, ये हमें बताना है। या फिर हमें जो है अथवा में दे रखा है, काम पाने के किन किन तरीकों को व्यक्तियों द्वारा अपनाया जाता है। तो काम पाने के लिए कौन कौन से तरीके व्यक्ति अपना सकते हैं वो हमें बताना है। तो फटाफट इन दोनों क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे 11th में पूछा गया था, 11th में वो पूछा गया था, संगठित क्षेत्र सीमित क्यों है, लिमिटेड क्यों है? क्योंकि वो जो है इनका सीमित दायरा है, इसके लिए वो सीमित है, ठीक है। इतना विस्तार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो अभी सीमित है, इसलिए लोग जो है संगठित क्षेत्रों में नौकरी नहीं पा पाते हैं, और वो उनके पास फिर क्या जरिया रहता है, क्या एक दूसरा विकल्प रहता है कि असंगठित क्षेत्र की तरफ जाएं, ठीक है। दूसरा, सामाजिक विषमता, यानी कि अमीर और गरीब की जो खाई वो बढ़ती जा रही है। आपने देखा होगा जो अमीर होती हैं भ्रष्टाचार के द्वारा क्या कर लेते हैं, नौकरी पा लेते हैं सरकारी उसमें, ठीक है। तो ये जो चीज़ है वो देखी जा रही है इसकी वजह से। जातीय भेदभाव के कारण, अशिक्षा के कारण, शिक्षा नहीं है किसी के पास। अब आपने देखा कि कोई कारीगर वगैरह है, वो शिक्षित नहीं है, उसे नहीं पता कब वैकेंसीज निकली हैं, और वो शिक्षित नहीं है तो एलिजिबल भी नहीं होगा बहुत सारी चीज़ों के लिए, तो इस वजह से भी जो है वो नौकरी नहीं पाते हैं, ठीक। अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर अथवा में पूछा गया था, जो ये इसका दे रखा है कि किस तरीके से हम नौकरी पा सकते हैं, काम पा सकते हैं। तो कौन कौन से तरीके हैं जिसके द्वारा व्यक्ति नौकरी पा सकता है? तो विज्ञापन के द्वारा। सबसे पहली बात जो है आपने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, न्यूज़पेपर में आता है, तो वो जो आते हैं उसके द्वारा अगर किसी को नौकरी की तलाश है तो क्या करते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह देखते रहते हैं, उसमें एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, विज्ञापन देखते हैं, और अगर वह उसके लिए काबिल हैं तो वो तुरंत क्या करते हैं, संपर्क करते हैं उनसे। तो विज्ञापन के द्वारा पा सकते हैं, या फिर हमें खुद को नौकरी चाहिए तो हम अपना विज्ञापन छपवा भी सकते हैं। तो ये चीज़ आपने इंग्लिश में पढ़ी होगी। एडवर्टाइजमेंट जो है दो तरीके का होता है, या तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हम छपवाते हैं, या फिर किसी को हमारी ज़रूरत है, हमारे जैसे की ज़रूरत है काम करवाने के लिए, तो वो छपवा दे, ठीक है।
अब देखो, रोज़गार कार्यालय द्वारा, जो रोज़गार कार्यालय होता है उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, नौकरी पा सकते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक। और व्यक्तिगत संपर्क, हम क्या कर सकते हैं, अपने भाई बंधुओं से, हम अपने रिश्तेदारों से हम बातचीत कर सकते हैं। अगर भाई तुम्हारी नज़र में कोई नौकरी हो तो मुझे बताना, फ़िलहाल मुझे नौकरी की ज़रूरत है, इस तरीके से आपने देखा होगा। तो हम अब व्यक्तिगत संपर्क करके भी क्या कर सकते हैं, हम नौकरी पा सकते हैं। अगला तरीका ठेकेदार, ठेकेदार के पास जाकर हम कह सकते हैं कि मुझे नौकरी की ज़रूरत है, आप मुझे नौकरी दे दो, तो ठेकेदार जो है वो नौकरी दे सकता है, ठीक है। अब देखो, समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी, समाचार पत्र के माध्यम से, जैसे मैंने कहा, विज्ञापन के द्वारा हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं समाचार पत्र से। रोजगार एजेंट, जो रोजगार एजेंट वगैरह होते हैं, जैसे कि आपने प्रॉपर्टी डीलर वगैरह के नाम सुने होंगे, जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह बिकवाते हैं, इसी तरीके से रोजगार एजेंट वगैरह होते हैं जो क्या करते हैं, नौकरी दिलवाते हैं। तो उनसे हम बातचीत कर सकते हैं। इसी तरीके से आपने देखा, शादी करवाने के लिए बीच में कोई बिचौलिया टाइप बने रहते हैं, ठीक है, जो पैसे लेते हैं दोनों तरफ से। तो इसी तरीके से रोजगार एजेंट होते हैं, किसी को काम की ज़रूरत है, ठीक है, और किसी को कारीगर की ज़रूरत है, तो वो जो है एजेंट के पास जाएंगे और वो जो है उसके थ्रू जो होता है नौकरी पा सकते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है, नए किसान आंदोलन कब कहाँ से आरंभ हुए। नए किसान आंदोलन के क्या लक्षण हैं, ये हमें बताने हैं, ठीक है। अब फटाफट देख लेते हैं हम। देखो भाई, जो नए किसान आंदोलन है पंजाब और तमिलनाडु से शुरू हुए हैं 1970 में, ये याद रख लो अपना, ठीक है। अब जिसके लक्षण क्या क्या रहे हैं, क्षेत्रीय आधार पर संगठित, जो नए किसान आंदोलन है हमेशा और हमेशा वो है क्षेत्रीय आधार पर संगठित हुए। क्षेत्रीय आधार का मतलब जहाँ पर वो रहते हैं, वहीं के आसपास के जो लोग हैं उसे क्षेत्र कहा जाएगा जहाँ पर वो रहते हैं, और क्षेत्रीय जो लोग हैं वो इकट्ठा होकर एक संगठन बनाते हैं जिसके थ्रू क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं। तो क्षेत्रीय आधार पर संगठित हुए हैं हमेशा, ठीक है। दल रहित, यानी कि कोई दल जो है, कोई पार्टी जो है उससे वो क्या है, संबंध नहीं रखते हैं। कोई सरकारी पार्टी वगैरह जो है उससे भी संबंध नहीं रखते, किसी एनजीओ वगैरह से भी संबंध नहीं रखते, वो क्या है, अलग रहते हुए अपना एक संगठन बनाते हैं। तो ये एक लक्षण रहा है इसका, ठीक है, किसी पार्टी से इनका संबंध नहीं होता है। कृषक के स्थान पर किसान, कृषक के स्थान पर जो किसान है वो यहाँ पर रहे। मुझे पॉइंट समझ में नहीं आया, मैं इसे कट कर देती हूँ। अब देखो, मांग के केंद्र में मूल्य और संबंधित मुद्दे, मांग के केंद्र में, अब वो कोई आंदोलन कोई भी करता है, तो आज जैसे आपने किसान आंदोलन कितना प्रचलित हुआ है आजकल हमारे यहाँ पर, जो पंजाब के जो किसान, उन्होंने किसान आंदोलन किया था, तो उनकी भी एक मांग थी। कोई भी आंदोलन होता है तो उसकी एक मांग होती है, तो इसलिए यहाँ पर जो ये जो आंदोलन करते हैं नए किसान आंदोलन जितने भी हुए हैं, उनकी जो मांग रही है उसमें हमेशा मांग क्या रही है, मूल्य और संबंधित मुद्दे रहे हैं। यानी कि ये जो फिक्स मूल्य, प्राइस जो है फिक्स कर दिया जाए, ये चीज़ें रही हैं उनकी, और इसी से रिलेटेड चीज़ें रही हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। हरित क्रांति का भारतीय समाज पर पड़ने वाला सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पूछे गए हैं, ठीक है, दोनों क्या क्या प्रभाव पड़े हैं। इसके और में क्वेश्चन दिया गया है, ग्रामीण क्षेत्रों में जाति वर्ग के संबंध बड़े जटिल होते हैं। इस कथन की आलोचनात्मक व्याख्या करनी है कि ग्रामीण जो क्षेत्र होते हैं उसमें जाति और वर्ग के जो संबंध होते हैं वो बड़े जटिल होते हैं। फटाफट देख लेते हैं इसका आंसर। अब देखो 13 वाले क्वेश्चन का अपना आंसर है, 1960 से 70 के दशक के बीच में जो हुआ था कृषि आधुनिकीकरण जो है वो करा गया था, तो उसको ही क्या है, उसी कार्यक्रम को क्या कहा जाता है, हरित क्रांति कहा जाता है। या फिर आप लिख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा अधिक उत्पादकता वाले जो संकर जो बीज हैं, जिसे आप HIV बीज कहते हैं, वो जो बीज हैं वो यूज़ किए गए थे, जिसको यूज़ करने के बाद क्या हुआ था, और बहुत सारी तकनीक ऐसे यूज़ की गई थी जिसके बाद क्या हुआ था, कृषि में क्रांति आ गई थी, ठीक है। तो यानी कि एकदम से बहुत ज़्यादा उत्पादन हुआ था, इसलिए उसको कृषि क्रांति कहा जाता है, यानी कि हरित क्रांति कहा जाता है, ठीक है। कृषि जो होती है वो हरी होती है, खेती हमारी, तो इसलिए उसको क्या है, हरित कहा गया, हरा, ठीक है, हरित क्रांति। तो और कीटनाशक जो है वो प्रयोग किए गए थे। अब इसे सकारात्मक प्रभाव की बात करें, यानी पॉजिटिव पॉइंट क्या रहे हैं हरित क्रांति के, उससे हमें क्या फ़ायदा हुआ है। तो सबसे पहली बात है, गेहूं और चावल का उत्पादन बहुत ज़्यादा हुआ था हरित क्रांति के कारण, जिसकी वजह से जो हुआ, हमारा देश जो है गेहूं और चावल के मामले में आत्मनिर्भर हो गया था। इसके साथ साथ गेहूं और चावल जो है, जिसकी वजह से जो भूखमरी है और आपदा जैसी जो सिचुएशन होती है उसके लिए भी हमने क्या किया, सिक्योर करके रख लिया अपने कृषि जो गेहूं और चावल है उनको, ठीक है। अब देखो अगला, भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। जैसे मैंने कहा कि गेहूं और चावल के मामले में आत्मनिर्भर हो गया था, इस तरीके से बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं, कच्चा माल जो हो गया, उन चीज़ों को लेकर क्या हो गया, क्योंकि कच्चा माल भी हमारा कहाँ से आता है, खेत होते हैं वहाँ से ही आता है। जैसे कॉटन हो गई, वो कच्चा माल है हमारे लिए, ठीक है।
तो और लकड़ी वगैरह हो गई। तो ये जो चीज़ें हैं आत्मनिर्भर हो गए हम खाद्यान्न के मामले में। तो खाद्यान्न के मामले यानी कि भोजन के मामले में अब हम किसी पर डिपेंड नहीं हैं। कोई हमसे ये नहीं कह सकता कि तुम्हें ये रूल फॉलो करना होगा तभी हम जो है तुम्हें फूड का सप्लाई करेंगे, जैसे कि हमारे साथ हुआ भी है एक बारी भारत के साथ, ठीक है। तो ऐसी चीज़ अब नहीं रहेगी। नई तकनीक द्वारा कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई, ये तो सबको पता है, जैसे मैंने बताया आपको। कृषि की नवीनतम तकनीक के बारे में किसानों को जानकारी प्राप्त हुई हरित क्रांति के द्वारा, और कृषि मजदूरों की जो मांग है वो क्या हुई, बढ़ी। ठीक, अगला देखो नकारात्मक प्रभाव, नेगेटिव पॉइंट्स क्या रहे इसके, ठीक है। तो देखो केवल मध्यम जो बड़े बड़े किसान हैं उनको ही लाभ हुआ, यानी कि जो कीटनाशक दवाई वगैरह खरीद सकते थे, जो HIV बीज वगैरह खरीद सकते थे, जो तकनीकी जो भी मशीनरी यूज़ हो रही थी उनको खरीद सकते थे, वही उसका जो है लाभ उठा सकते थे हरित क्रांति का। वरना जो छोटे छोटे किसान थे वो वैसे के वैसे रही, उनकी सिचुएशन वैसी की वैसी रही। तो ये चीज़ आप यहाँ पे बता सकते हो। इसकी वजह से क्या होगा, अब नेक्स्ट पॉइंट आप ये बना सकते हो कि विषमता फैल गई, असमानता फैल गई, ठीक है। कैसे फैल गई, अब जो बड़े किसान हैं वो पहले से धनवान हैं, अब अपने पैसों को यूज़ करके, अपने धन को यूज़ करके अब वो और धनवान बनते जा रहे हैं, और जो गरीब किसान हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं। तो उनके बीच की जो खाई है बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो ये चीज़ आप बता सकते हैं। अब देखो बढ़ती कीमत भुगतान के तरीकों के कारण कृषि श्रमिकों की जो आर्थिक स्थिति है उसमें भी गिरावट हुई। इसके साथ साथ आप ये बताएंगे कि केवल जो 2 फसलें हैं हमारे गेहूं और चावल, उनका ही उत्पादन जो है बहुत अधिक मात्रा में हुआ और बाकी फसलों का नहीं हुआ। इसी के साथ आप ये भी नेगेटिव पॉइंट बता सकते हो कि जो हमारा भारत है उसके हर क्षेत्र में जो है जो हरित क्रांति का प्रभाव समान नहीं पड़ा, यानी कि ये जो पंजाब, हरियाणा इन जैसे क्षेत्रों में अच्छा प्रभाव पड़ा है, पर अगर हम नीचे की साइड पहुँचे अपने मैप में तो वो जो राज्य हैं वो इससे वंचित रहे हैं, अलग रहे हैं बिल्कुल। तो ये चीज़ें आप बता सकते हो। तो इसके नेगेटिव पॉइंट है ना, कहीं पर इसका प्रभाव पड़ा, कहीं पर नहीं पड़ा, फिर भी उस ईयर को हम हरित क्रांति कहते हैं और हम ये कहते हैं इससे लाभ हुआ। पर बहुत सारे राज्य ऐसे रह चुके थे जिनको क्या कोई लाभ नहीं हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो था उसमें पूछा गया था कि जो वर्ग और जाति है उसके जटिल संबंध के बारे में पूछा गया था। तो इन्होंने पॉइंट दिया कृषक समाज को उसकी वर्ग संरचना से पहचानना। तो जो कृषक समाज होता है आपको पता है उसे कृषक समाज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसका जो है उसकी पहचान उसकी वर्ग संरचना के अकॉर्डिंग की गई है हमने, ठीक है। हम जो है उसे व्यक्ति के नाम से नहीं पुकारते, हम एक कृषि के नाम से पुकारते हैं, ठीक है। जाति व्यवस्था द्वारा संरक्षित, ये पॉइंट भी आप लिख सकते हैं इसमें। जाति और वर्ग के जटिल संबंध के बारे में आप इसमें बता सकते हैं जो आपने पढ़ा अपनी बुक में, ठीक है। संबंध में स्पष्टता का अभाव सबसे। तो ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली मैं बताऊं कि ये जो क्वेश्चन है इसका आपको आंसर जो है अपने चैप्टर के अंदर से जो है डीप में निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं 1-2 लाइन बता दूंगी तो उससे काम नहीं चलेगा। तो इन पॉइंट्स को लो और अपने आंसर अटैम्प्ट करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखो और हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, सामाजिक आंदोलन से आप क्या समझते हैं? सामाजिक आंदोलन के लक्षण के बारे में हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं फटाफट। तो सामाजिक आंदोलन क्या होते हैं? सामाजिक स्तर पर होने वाले आंदोलन को ही सामाजिक आंदोलन कहा जाता है, सिंपल सी बात है। और ये जो होते हैं ये सामूहिक समूह द्वारा गतिविधि का संचालन किया जाता है, यानी कि सामाजिक आंदोलनों में सामूहिक समूह के द्वारा यानी कि ग्रुप के द्वारा क्या किया जाता है, इसका संचालन किया जाता है। किसी एक व्यक्ति के पास इसका संचालन करने का अधिकार नहीं होता है, इसे इसका नेतृत्व करने का अधिकार नहीं होता, ठीक है। तो ये सामूहिक रूप से किया जाता है। समाज के एक वर्ग विशेष समूह की सक्रिय भागीदारी, यानी कि कोई भी एक वर्ग है अगर उसका सही तौर पे उसकी कोई भी जो इच्छा है, इच्छा नहीं कह सकते, ज़रूरत जो हो गई, वो मांगे जो हो गई वो पूरी नहीं हो रही हैं, तो वो क्या करते हैं, वो वर्ग मिलके क्या करता है, वो वर्ग इकट्ठा होकर क्या करता है, सामाजिक आंदोलन कर देता है। तो ये पॉइंट्स आप जो हैं इसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करते हुए लिखेंगे। लक्षण की बात हुई तो देखिए, लंबे समय तक निरंतर सामूहिक गतिविधि। तो सामाजिक आंदोलन कब कहा जाएगा? जब कोई भी जो आंदोलन है वो एक लंबे समय तक किया जाएगा, लॉन्ग टाइम पीरियड तक किया जाएगा और निरंतर किया जाएगा। ऐसा नहीं है आज कर लिया फिर 2 महीने का गैप ले लिया, फिर कुछ मन में जाग उठा, फिर इकट्ठे होकर फिर धरने में बैठ गए, आंदोलन करने लगे, नहीं, लगातार किया जाएगा। तो वो लंबे समय तक किया जाएगा और निरंतर सामूहिक गतिविधि की जाएगी, तो उसी को कहा जाएगा। अगला देखो, अगला पॉइंट है, इस प्रकार की गतिविधि प्रायः राज्य के विरुद्ध हो सकती है। तो ये सामूहिक रूप से लोग इकट्ठे होकर राज्य के विरुद्ध ये जो है गतिविधि कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। किसी कोई कानून ऐसा बना दिया हो जो पसंद में ना आया हो, जो उनके हितों को पूरा ना करता हो, तो उसके विरुद्ध जो है ये आंदोलन कर सकते हैं। तो राज्य के विरुद्ध हो गया, या फिर राज्य की नीति
को परिवर्तन करने की मांग को लेकर भी क्या किया जा सकता है, ये संगठन जो है ये जो संगठन सामाजिक आंदोलन कर सकता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था किसान आंदोलन जो पंजाब के लोगों ने किया था, पर वो केंद्र सरकार को लेकर किया था। ठीक है, तो वो थोड़ा अलग हो जाएगा, पर ये समझने के लिए आप यहाँ पर सोच सकते हैं। देखो, आंदोलनकारी समूहों के बीच पारस्परिक संबंध, जो आंदोलनकारी समूह होते हैं उनके बीच में जब संबंध एक जैसे होते हैं तभी वो इकट्ठा होते हैं और तभी वो क्या करते हैं, लंबे समय तक निरंतर क्या करते हैं, इकट्ठा होकर गतिविधि करते हैं। तो उसी को हम सामाजिक आंदोलन कहते हैं। उद्देश्य तथा विचारधारा भी समान होनी चाहिए। अगर नहीं है तो नहीं कह सकते हम सामाजिक आंदोलन। अगर उद्देश्य ही समान नहीं होंगे तो इकट्ठा क्यों है? अगर इकट्ठा भी हो गए हैं और उन्हें यही नहीं पता कि क्या चीज़ चल रही है यहाँ पर, तो क्या फ़ायदा? फिर उनके इकट्ठे होने का कोई फ़ायदा नहीं। तो उनके उद्देश्य भी कोई ऐसा हो कि एक ग्रुप का मेंबर कुछ और मांग कर रहा है, एक ग्रुप का मेंबर कुछ और मांग कर रहा है, तो इससे भी काम नहीं चलेगा। तो उद्देश्य भी सेम होने चाहिए, विचारधारा भी सेम होनी चाहिए। अगला पॉइंट देख लो, किसी जनहित के मामले में परिवर्तन को लेकर भी क्या किया जा सकता है, सामाजिक परिवर्तन की मांग को लेकर भी क्या किया जा सकता है, और इसको रोकने के लिए, यानी कि कोई जनता के हित में कोई भी चीज़ है उसको लाने के लिए परिवर्तन करवाया जा सकता है इसके द्वारा। तो ये भी आपका एक लक्षण है। और इसी के साथ आपका जो ये यहाँ पर क्वेश्चन पेपर है ये कंप्लीट होता है। सैम्पल पेपर कहा जा सकता है, प्रैक्टिस पेपर कहा जा सकता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और देखिए, रात के 12 बजे आप सभी के लिए बनाई गई है वीडियो, तो इससे आप सभी का ढेरों सारा प्यार मिलना चाहिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।